हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो देखिए, DFCCIL एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव 2023 का जो एडवर्टाइजमेंट है, फुल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे, सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर होंगे। एग्जाम कब है और फीस कितनी है, कौन कौन एलिजिबल है, वगैरह वगैरह सारी चीजें जानेंगे। ओके, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो फुल नोटिफिकेशन है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड कर दूंगी। प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है टेलीग्राम ग्रुप की, वो ज्वाइन कर लेना। एक्चुअली डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ DFCCIL स्टूडेंट्स के लिए। वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो मेरा मेन और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, और ये भी ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो, इस बार जो है इन्होंने आपका इम्पोर्टेंट डेट्स डिक्लेयर कर रखे हैं, ठीक है। और एग्जामिनेशन का जो स्कीम है उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। स्कीम में नहीं कहूंगी, जो स्टेजेस है, स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन वो इंक्रीज किया है। पिछली बार क्या हुआ था, सिर्फ एक थ्योरी टेस्ट हुआ था आपका और एक साइको टेस्ट हुआ था, एंड देन आपका सिलेक्शन। बट इस बार इन्होंने क्या किया है, थोड़ी से आपके एग्जाम के स्टेजेस बढ़ा रखे हैं। आई डोंट नो व्हाई ये ऐसा जो एग्जाम का पैटर्न इतना लंबा करने की, या फिर एग्जामिनेशन का जो स्कीम है इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी। ये ऐसा क्यों किया इन्होंने, ये पता नहीं है मुझे। बट ये थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग एक फैक्टर है सबके लिए, आपके लिए भी है और एज अ टीचर मेरे लिए भी है। तो कैसे और क्या है हम जानते हैं, चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, आज से ही ये शुरुआत हो रही है। 20/5/2023 16 मतलब 4 बजे आज से शाम से जो है आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। क्लिक हेयर टू अप्लाई, ये नोटिफिकेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पे क्लिक करते ही आप सीधा उस पेज पे प्रोवाइड जो है वहां पे चले जाओगे जहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना है। देन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फी, तो ये 19/6/2023। तो टोटल आप समझ सकते हो 1 महीना मिल रहा है आप लोगों को फॉर्म फिलअप प्रोसीजर के लिए। क्यों दिया जा रहा है इतना टाइम, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आप लोगों के सर्टिफिकेट वगैरह रेडी नहीं होते, जैसे ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट रेडी कराने के लिए टाइम लगता है और आप लोगों को ज्यादा पैसा ना ये करना पड़े, इन्वेस्ट करना पड़े। दैट्स वाई यहाँ पे एक टाइम पीरियड दिया जाता है। और कभी क्या होता है कि कोई लास्ट ईयर में होता है, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर में वगैरह होता है, तो उन लोगों का रिजल्ट वगैरह जो है आ जाएगा इस टाइम पीरियड में, इस वजह से इतना टाइम दिया गया है। देन क्या कहा जाता है, डेट फॉर ओपनिंग ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। अगर फॉर्म फिलअप करते समय किसी तरह का आपका प्रॉब्लम हो चुका है, कोई डेटा आपने गलत फिलअप किया है, तो वहां पे आप जो है करेक्शन कर सकते हो। करेक्शन का जो विंडो ओपन किया गया है वो 26 जून से लेके 30 जून तक किया गया है। तो हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि मई मंथ, ठीक है, मई मंथ, हाफ मई मंथ, एंड देन पूरा जून मंथ जो है, ये टोटली आपको 40 दिन ऐसे कंसिडर कर लो कि टोटली आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है फॉर फॉर्म फिलअप। तो आप 40 दिन आज से भी अगर आप इसकी प्रिपरेशन करोगे तो भी आप इसमें प्रो हो जाओगे, आप यहाँ पे टॉपर बनोगे। कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, इसका एक डेडिकेटेड स्ट्रेटेजी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया कर दिया जाएगा। इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना। देन देखो यहाँ पे एग्जाम का जो टाइम टेबल है वो पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया है। डेट नहीं डिक्लेयर की है लेकिन मंथ डिक्लेयर कर दिया गया है। तो देखो, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब पहला जो सीबीटी होगा आपका, वो होगा आपका अगस्त मंथ में। माने आपने देखो मई, जून, जुलाई एंड देन अगस्त, तो अगस्त के पहले वीक में हो जाएगा क्योंकि इतना टाइम पीरियड आपको दिया गया है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि जून जुलाई ही कंसिडर कर लेते हैं, मई मंथ तो चलो ऐसे ही चला गया, ऐसे कंसिडर कर लो। तो जून जुलाई ये टाइम पीरियड है, आपको 2 महीने हैं आपके हाथ में, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और हम भी आपकी हेल्प करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। देन टेंटेटिव शेड्यूल फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी, ये दिसंबर 2023 में होगा। तो टाइम पीरियड बहुत ज्यादा प्रोवाइड किया गया है आप लोगों को। और वन मोर थिंग, प्लीज इस वीडियो को 1.5x के स्पीड पे देखना क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा। ओके, और आपका जो टेंटेटिव शेड्यूल है फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये क्या होता है, ये होता है, ये साइको टेस्ट होता है। कभी अगर आपने रेलवे का एएलपी एग्जाम दे रखा होगा तो वहां पे भी आप लोगों का साइको टेस्ट लिया जाता है। ऐसे कुछ स्टेजेस होते हैं, ऐसे कुछ काम होते हैं जहाँ पे आपकी साइकोलॉजी भी टेस्ट की जाती है। दैट्स वाई पहले ही आपका साइको टेस्ट लिया जाता है। तो ये होगा मार्च 2024 में। तो देखो, मैं आप लोगों को ये कहूंगी, मेरा हमेशा से ये होता है कि किसी एक एग्जामिनेशन को पकड़ो और उसको अच्छे से पढ़ाई करो और फिर उसको क्लियर करो। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा कहूंगी कि प्लीज आप इस एग्जाम को इसका प्रिपरेशन करते समय किसी और एग्जाम को भी टारगेट करते हुए चलोगे। अगर
अगर यहाँ पे कंडीशन है कि इसका सिलेबस और उसका सिलेबस 70% मैचिंग है, जैसे जनरल नॉलेज वगैरह है, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, ये सब कुछ मैचिंग है, जैसे एसएससी का वगैरह पैटर्न सेम ही होता है इसी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप प्लीज उसको भी साथ में हैंड इन हैंड लेकर चले। ऐसा ना सोचे कि सिर्फ मैं डीएफसी सैल को ही लेके चलूंगा, नहीं, क्योंकि मार्च 2024 में आपका साइको होगा, और आई थिंक मे बी मार्च अप्रैल मई जून में आपका हो सकता है कि वहां पे ज्वाइनिंग लेटर आए, तो टाइम लग सकता है यहाँ पे। ओके, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखो डिटेल्स ऑफ पोस्ट इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो जो एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए है, देखो एग्जीक्यूटिव की जो सैलरी है वो बहुत ज्यादा है, 30,000 से लेके 1,20,000 तक का जो है इसका पूरा जो है लेवल है। जो आपका एग्जीक्यूटिव सिविल है उसमें टोटल वैकेंसी 50 है, पोस्ट कोड नंबर 11 है। यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है 3 साल का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। और ये सारी यहाँ पे जो है उसके अलाइड ब्रांचेस दिए गए हैं, प्लीज इसको अच्छे से देख लेना। देन आपका देखो यहाँ पे, अब कोई बोलेगा कि मैम मेरा जो है यहाँ पे बीटेक वगैरह हो रखा है, एम आई एलिजिबल फॉर दैट? यस यू आर, मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे 30 पोस्ट है। प्लीज ये मत कहिए कि मैम बहुत कम पोस्ट है, ऑल ओवर इंडिया ये जो है वैकेंसी है, बहुत सारे लोग इसका फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं। अगर आपका टेक्निकल बहुत बढ़िया है, आपने अच्छे से इंजीनियरिंग और डिप्लोमा की पढ़ाई कर रखी है, आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं टेक्निकल के, प्लीज प्लीज ये फॉर्म फिलअप कीजिए। लास्ट टाइम भी कट ऑफ बहुत कम गया था, इस टाइम भी कट ऑफ बहुत कम जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है। सब लोगों को लगता है कि ये प्राइवेट जॉब है, बट ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ओके, देन इलेक्ट्रिकल में 30 वैकेंसीज है, यहाँ पर भी आपका सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है, 3 साल का आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल जो भी है इसमें, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, इसी में सबसे ज्यादा वैकेंसी, और इसका जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही बढ़िया रखा गया है, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। माने आपका एक अगर ग्रेजुएशन हो रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, बस यहाँ पे एक जस्ट एक छोटी सी कंडीशन रखी गई कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे टोटल 235 वैकेंसी है, जिसमें यूआर कैंडिडेट के लिए 97 वैकेंसी, एससी के लिए 35, एसटी के लिए 17, ओबीसी के लिए नॉन क्रिमिनल जो ओबीसी है उनके लिए 63 और ईडब्ल्यूएस की 23। तो यहाँ पे वैकेंसी अच्छी खासी आ रखी है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में पीडब्ल्यूबी के लिए 9 वैकेंसी और एक्स सर्विसमैन के लिए 34 वैकेंसी, तो बहुत ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे आ रखी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए टोटल 14 वैकेंसीज है, कितने टोटल 40 वैकेंसी है। इसी में 3 इयर्स का बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स, ठीक है, जिन्होंने बीकॉम वगैरह कर रखा है विथ 60% मार्क्स, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। अब कोई कहेगा कि मैंने एमकॉम भी कर रखा है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप भी यहाँ पे एलिजिबल हो। देन एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स के लिए टोटल वैकेंसी 19 है, ज्यादा वैकेंसी नहीं आई है इस बार। तो यहाँ पे अगर आपने बीबीए कर रखा हो या बीएमएस कर रखा होगा तो आप मोस्ट एलिजिबल हो, बस आपको जो है 60% मार्क्स होने चाहिए, नॉट लेस देन 60% मार्क्स। देन एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसी है, और जिन भी लोगों ने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में अपना 3 साल का डिप्लोमा कर रखा होगा या फिर डिग्री कर रखी होगी, प्लीज इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। यहाँ पे सिर्फ एक क्राइटेरिया रखा गया है कि 60% मार्क्स होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 4 वैकेंसी, एसटी के लिए 1 एंड ओबीसी के लिए 1, तो यहाँ पे और एक्स सर्विसमैन के लिए 1। तो देखो यहाँ पे ऐसा है कि ये जो सिंगल सिंगल वैकेंसीज भी है, ठीक है, इसको हैंड इन हैंड लेकर चलिए, इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, इसका थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि आपके पास टाइम है, यहाँ पे टाइम पीरियड बहुत लंबा दे रखा है, तो प्लीज इसके लिए फॉर्म फिलअप कीजिए। अगर आपका टेक्निकल बहुत बढ़िया है तो इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसका कट ऑफ बहुत कम लगता है। पिछली साल जब मैकेनिकल का एग्जीक्यूटिव का जूनियर एग्जीक्यूटिव का कोई वैकेंसी आया था डीएफसीसीएल में, वहां पे आउट ऑफ 120 मार्क्स 60 मार्क्स ही आई थिंक कुछ कट ऑफ आया था, ठीक है। तो इस तरह से है यहाँ पे। देन यहाँ पे देखो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, सेम यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि आपने आईटीआई कर रखा होगा, जो हम लोग नॉर्मली टेक्नीशियन की पोस्ट कहते हैं ना, यहाँ पे जो है डीएफसी सेल में उसको कहा जाता है जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में अगर आपका आईटीआई हो रखा है विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स, तो आप यहाँ पे मोस्ट एलिजिबल हो। ओके, यहाँ पे टोटल वैकेंसीज जो है आपकी 24 वैकेंसीज है। देन जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ पे भी आपने अगर आईटीआई कर रखा होगा सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर
ये जो इतनी सारी यहाँ पे ब्रांचेस दे रखी है, वायरमैन, फिटर वगैरह, इसमें अगर कर रखा होगा आपने तो यू आर मोस्ट एलिजिबल फॉर दैट। 148 वैकेंसी पिछले साल भी बहुत ज्यादा आई थी। इवन इन रेलवे जो एएलपी का वगैरह टेक्नीशियन का वैकेंसी निकलता है, वहां पे भी एसएनटी वाले वैकेंसी बहुत ज्यादा निकलते हैं। तो आप लोग प्लीज यहाँ पे फॉर्म फिलअप कीजिए। जिन लोगों ने आईटीआई कर रखा होगा उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फिर से। ओके, देन जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, यहाँ पर भी वही सेम लॉजिक है कि आपका आईटीआई हो रखा हो, ठीक है, इन मैकेनिकल जो है आपका जो भी ट्रेड्स है, जैसे फिटर वगैरह ट्रेड है आपका, अगर वहां पे आपने आपका आईटीआई कर रखा होगा विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स, यू आर मोस्ट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ओके, टोटल 9 वैकेंसी है, इस बार वैकेंसी फिर से कम है, पिछली बार भी कम ही थी। ओके, यहाँ पे देखो अब आगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कि अगर कोई बच्चा मुझे कहता है कि मैम मेरा जो है, मैं अभी फिलहाल फाइनल ईयर में हूँ और मेरा फाइनल एग्जाम हो रखा है, क्या मैं एलिजिबल हूँ, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया है। तो देखो, अगर आपका रिजल्ट जो है 19/6/2023 तक आ जाता है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अगर आपका रिजल्ट 20/6/2023 को आता है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। इसका मतलब क्या है कि जो फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है उसके पहले पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, आपके पास आपका जो है फुल रिजल्ट है, भले आपका जो क्या कहते हैं मार्कशीट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, बट आपने पास है फेल है वो रिजल्ट आ चुका है, यू आर मोस्ट एलिजिबल फॉर दैट। फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए अच्छी बात है ये। देन अगर एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स एज पर प्रिस्क्राइब पोस्ट अप्लाइड फॉर थ्रू रिकॉग्नाइज्ड लैटरल एंट्री स्कीम कैन ऑल्सो अप्लाई। अब क्या है यहाँ पे लैटरल एंट्री स्कीम, मतलब जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में हम लोग एडमिशन लेते हैं, जैसे अगर किसी ने डिप्लोमा कर रखा होगा तो डिग्री में वो फर्स्ट ईयर नहीं करता, वो डायरेक्ट सेकंड ईयर में जाता है, थर्ड सेम में उसका एडमिशन हो जाता है, वो बंदा यहाँ पे एलिजिबल है। डिप्लोमा के टाइम पे क्या होता है कि कभी आपको 12th स्टैंडर्ड में कम परसेंटेज मिले और आपका इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं हो पाया, तो आप क्या करते हो कि वहां पे आप सेकंड ईयर में, डिप्लोमा के सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हो, तो वहां पर भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो लैटरल एंट्री वाले भी यहाँ पे एलिजिबल है। लास्ट ही किसी ने ये मुझे पूछा था, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्लियर होता है तो प्लीज आप फॉर्म फिलअप कर देना। देन जिन लोगों ने बीई बीटेक या एमई एमटेक कर रखा होगा, वो जो ड्यूअल डिग्री इन इंजीनियरिंग रिलेवेंट डिसिप्लिन शैल आल्सो बी कंसीडर्ड फॉर द पोस्ट वेयर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर बीई बीटेक इन रिलेवेंट डिसिप्लिन इज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो बीई बीटेक और एमई एमटेक ये जो एक साथ करते हैं लोग, ड्यूअल डिग्री वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री, अगर आपने वो कर रखी होगी तो आप मोस्ट एलिजिबल हो यहाँ पे। ओके, देन कैंडिडेट हैविंग बीबीए और एमबीए आल्सो एलिजिबल फॉर दिस, जो भी फाइनेंस वाला जो वहां पे एग्जीक्यूटिव फाइनेंस वाला जो पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हो। देन इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग 4 इयर्स, ये भी लोग यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव वेयर डिप्लोमा इज प्रिस्क्राइब्ड एज एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन इन रिस्पेक्ट टू डिसिप्लिन like a BE, BTech, BSc engineering with minimum 60% marks shall also be eligible to apply। जैसे सिविल इंजीनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, लेकिन 3 साल का डिप्लोमा आपने नहीं किया, आपने डायरेक्टली बीई बीटेक कर रखा है, तो यू आर मोस्ट एलिजिबल फॉर दैट, कोई डरने की बात नहीं है। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे देखेंगे एज लिमिट। तो देखो एज लिमिट यहाँ पे बहुत बढ़िया रखी गई है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भी, जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भी। जो एज लिमिट रखी गई है, मिनिमम एज लिमिट है आपकी 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी 30 साल फॉर हुम यू आर कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी सेम है, 18 से लेके 30 साल। कब से कंसिडर किया जाएगा? 1 जुलाई 2023। तो आप लोग क्या करना, एज ऑन दिस डेट करके आप गूगल पे जाना, वहां पे आपकी डेट ऑफ बर्थ और ये जो है एज, वह 1 जुलाई 2023 को आप कितने साल के हो रहे हो वो देखना। अगर आप 30 साल के अंदर अंदर है या 30 साल के हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, या अगर आप 31 साल के हो रहे हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। किसके लिए? जो जनरल कैंडिडेट है और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए। लेकिन जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते बच्चे हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब अगर आप 35 ईयर्स के भी हो तो यू आर मोस्ट एलिजिबल फॉर दैट। जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 साल की छूट दे रखी, मतलब 33 साल जो है आपकी अपर एज लिमिट रखी गई है। फॉर एक्स सर्विसमैन, नहीं, जो रेगुलर एम्प्लॉई है डीएफसीसीआईएल का, उसके लिए 8 साल की अपर एज लिमिट में जो है वहां पे रिलैक्सेशन दे रखा है, मतलब वो 38 ईयर्स का होगा तो भी मोस्ट एलिजिबल होगा। लेकिन सब कुछ मिला के एक्स सर्विसमैन वगैरह, लेकिन 56 साल का जो है सिर्फ एक क्राइटेरिया रखा गया, 56 साल से अगर आप ऊपर हो तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। फॉर हुम
जो वहां पे रिलैक्सेशन कंसिडर कर सकते हैं उनके लिए। लेकिन जनरल कैंडिडेट के लिए या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए सिंपल है, 18 से लेकर 30 साल, मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 साल। ओके, ये हो गया एज लिमिट के बारे में। देन यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, सब कुछ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट, एग्जामिनेशन का कैसे प्रोसीजर है वो देखो। सबके लिए यहाँ पे सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा। एक पोस्ट जो है आपकी ऑपरेशन एंड बीडी एग्जीक्यूटिव, वहां पे आपका साइको एग्जाम होगा। देन सबके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव पोस्ट, ऑपरेशन एंड बीडी वाली जो पोस्ट है, इसी में जो है आपका साइको टेस्ट होगा। बाकी किसी भी जो पोस्ट है उसमें आपका साइको टेस्ट नहीं होगा। सामने देखो यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन थोड़ा चेंज कर दिया गया है। स्टेज 1 स्टेज 2 यहाँ पे एग्जाम रखा गया, और आपका स्टेज 1 जो एग्जाम है ये सिर्फ स्क्रीनिंग बेसिस पे है। माने क्या कि आपको सिर्फ इसमें जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्लियर आउट करना है, जितना भी कट ऑफ लगता है उतने मार्क्स आपके आ जाते हैं तो यू आर मोस्ट एलिजिबल फॉर सेकंड स्टेज एग्जाम। आपका जो सिलेक्शन होगा वो सीबीटी 2 के स्कोर पे होगा, और सीबीटी 2 का जो एग्जामिनेशन का सिलेबस है या फिर क्वेश्चनिंग वगैरह है, जो क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो भी इंक्रीज होंगे। वहां पे हमको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, डोंट वरी, वहां पे भी आपकी हेल्प की जाएगी। निगेटिव मार्किंग है क्या? जी हाँ है। टोटल निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 मार्क्स है। ठीक है, 0.25 मार्क्स की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। सीबीटी 1 में भी निगेटिव मार्किंग है, सीबीटी 2 में भी है। ऐसा मत समझना कि भाई स्क्रीनिंग लेवल पे है सीबीटी 1 तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। देन देखो, फर्स्ट सीबीटी विल बी ऑफ स्क्रीनिंग नेचर, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज, तो देखो यहाँ पे कैसा है आप लोगों का जो सेकेंड स्टेज के लिए है। देखो सीबीटी 1 में जो लोग क्लियर करेंगे और सीबीटी 2 के लिए जाएंगे, वहां पे क्राइटेरिया कुछ इस तरह से रखा गया है कि भाई जितनी भी वैकेंसी है उसके 20 गुना लोग जो है वो सीबीटी 2 में जाएंगे। कितने? 20 गुना लोग सीबीटी 2 में जाएंगे। और फिर जो साइको टेस्ट होगा, ठीक है, जो साइको टेस्ट होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन बीडी पोस्ट के लिए है, तो इन लोगों का कुछ ऐसा है ऑपरेशन बीडी पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे 8 गुना जाएंगे। ठीक है, 8 गुना जाएंगे। मतलब क्या है देखो, कि कोई बंदा है एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहा है या सिविल के लिए फॉर्म फिलअप कर रहा है, तो उसने पहले सीबीटी 1 क्लियर करना है, देन सीबीटी 2 के लिए बैठेगा। और सीबीटी 2 के लिए जब बैठेगा वो बंदा, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्टली उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट लगेगा। लेकिन जो ऑपरेशन बीडी एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट के लिए बैठेगा वो साइको भी टेस्ट देगा ना, तो 8 गुना लोग साइको के लिए बुलाए जाएंगे। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे वो इक्वल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है उसके लिए बुलाए जाएंगे। मतलब आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपका नाम आ रहा है उस लिस्ट में, तो आपकी सीट वहां पे कंफर्म है। बस आप मेडिकल में सही होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है रेलवेज में मेडिकल बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है उसके मेजर्स फॉलो किए जाते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल के लिए फॉर्मेशन ऑफ पैनल इक्वल टू द नंबर ऑफ कम्युनिटी वाइज वैकेंसी नोटिफाइड एज पर द मेरिट। माने अगर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए तो 235 ही बच्चे बुलाए जाएंगे फॉर डीवी एंड फॉर मेडिकल। बस अगर वहां पे कुछ डीवी में घपला हो रहा है या फिर आपका मेडिकल में आप सही नहीं हो तो आपको निकाल दिया जाएगा और आपके बाद कोई एक वेटिंग लिस्ट वगैरह भी लगाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। जो पहला आपका स्टेज का एग्जाम है सीबीटी 1, उसका कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया गया है कि भाई स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपका जो देखो मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस से टोटल 15 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस से 15 क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से 30 क्वेश्चंस होंगे, और नॉलेज अबाउट रेलवेज एंड डीएफसीसीएल 10 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे सीबीटी 1 में जो है नॉलेज अबाउट रेलवेज एंड डीएफसीसीएल के लिए सिर्फ 10 क्वेश्चन मांगे गए हैं, लेकिन इसको ऐसे कंसिडर मत करके चलना, इस सब्जेक्ट को इतना हल्के में मत लो। यहाँ के 10 क्वेश्चन और सीबीटी 2 के लिए 24 क्वेश्चन, माने टोटल 34 मार्क्स के लिए ये जो है सब्जेक्ट्स है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस यहाँ पे 15 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन आपके सीबीटी 2 में, तो ये टोटल जो है ये 27 मार्क्स का आपका टॉपिक है। इसको अच्छे से पढ़ना है, एक ही बार पढ़ लो, सीबीटी 2 में भी आप जो है यहाँ पे झंडे गाड़ के आओगे। देन यहाँ पे भी सेम सीन है 27 मार्क्स के लिए। लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ पे आई थिंक 12 क्वेश्चन है सीबीटी 2 के लिए, और यहाँ पे आई थिंक 15 या 24 क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देखेंगे हम, मैंने लिख के रखा है सब कुछ, सब जो है मैं आपको दिखाऊंगी सीबीटी 2 का भी सिलेबस। ओके,
तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरह से है। मैं पूरा एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आऊंगी कि डीएफसीसीएल का जो रीडिंग टेस्ट है सीबीटी 1 कैसे क्लियर करना है और आपको जो है एम रेलवे के द्वारा कहाँ कहाँ हेल्प की जाएगी। तो देखो ये सब्जेक्ट मैं टोटली आपको फ्री में पढ़ाऊंगी ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना और आपको फुल मार्क्स की यहाँ पे गारंटी है। जो आपके यहाँ पे 10 मार्क्स है और प्लस आपके जो 24 मार्क्स है इन सीबीटी 2, तो टोटल 34 मार्क्स जो है आपको 34 में से आपको 30 मार्क्स की गारंटी मैं यहाँ पे देती हूँ। बस आपको पूरे जो मेरी क्लासेस है वो अच्छे से फॉलो करना है, जो भी नोट्स प्रोवाइड की जाएंगे उसको अच्छे से रिवाइज करना है। व्हाट अबाउट जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस मैम, तो ये भी हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, बस इसके लिए थोड़ा सा मुझे प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। पहले मैं कुछ एक सब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दूं, ऐसा ना हो कि सारे को डिक्लेयर करूँ और हो ना पाए मुझसे। तो मैं यहाँ पे सिंगल आपको यहाँ पे डीएससीसीएल का जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे है ये पढ़ाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, ये हो गया आपका सीबीटी 1 के लिए। अब सीबीटी 2 के लिए जो है यहाँ पे एनेक्सर 4 ओपन करना पड़ेगा। वेट, सीबीटी 2 के लिए कुछ जो है आपका सिलेबस डिफरेंट कर दिया गया है, कुछ इस तरह से है। देखो जो सीबीटी 2 है वो टोटल 120 क्वेश्चंस की होंगी। जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव सिविल, वहां पे पार्ट 1 पार्ट 2 एक ही पेपर में होता है। 24 क्वेश्चन फॉर पार्ट 1, 96 क्वेश्चन फॉर पार्ट 2। 96 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके ट्रेड से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। और जो 24 क्वेश्चन है उसमें जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आएंगे। माने 12 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के आएंगे, 6 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड और 6 क्वेश्चन आपके जनरल रीजनिंग के आएंगे। इस तरह से यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया गया है। देन एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम है। यहाँ पे देखो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी, ये पोस्ट कोड नंबर जो 13 है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सारे लोग एलिजिबल है और बहुत ज्यादा वैकेंसीज भी है। तो यहाँ देखो सीबीटी 2 में आप लोगों का कुछ इस तरह से टोटल 120 क्वेश्चन है, जिसमें जनरल नॉलेज के आपके 12 क्वेश्चन आएंगे, पिछले साल भी ऐसे ही आए थे। लॉजिकल रीजनिंग के 12 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 24 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के टोटल 24 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीएल के टोटल 24 क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के लिए 12 क्वेश्चन आएंगे और कस्टमर रिलेशंस के लिए 12 क्वेश्चन आएंगे। कस्टमर रिलेशन, तो देखो सीआरएम और आपका मार्केटिंग, ये कुछ ऐसे एलियन सब्जेक्ट है जो आपने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ेंगे। और ये भी एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड डीएफसीसीएल, ये भी आपने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा होगा। इसके लिए भी आपकी हेल्प की जाएगी, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। सीबीटी 2 के लिए हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, लेकिन सीबीटी 1 होने दीजिए। सीबीटी 1 में आपको स्क्रीनिंग जो टेस्ट है वो क्लियर करनी है, बस वो क्लियर कर देना, आगे आप बढ़ जाओगे, ठीक है। बाकी देखो बाकी जो भी पोस्ट है उसमें यहाँ पे एग्जीक्यूटिव आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज, देन इलेक्ट्रिकल आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, एंड एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन एसएनटीयू जो होता है, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, और जो मैकेनिकल है जनरल साइंस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जनरल साइंस जनरल नॉलेज जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ना नहीं है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको प्रिपेयर करना है, ऑल दैट थिंग, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। अब हम देखते हैं कि एग्जाम की फीस कितनी रखी गई है, ठीक है। फीस बहुत ज्यादा रखी गई है, पिछली बार भी इतनी रखी गई थी, इस बार भी आई थिंक। पिछली बार लड़कियों को जो है फीस नहीं थी, कुछ ऐसा था, बट इस बार जो है फीस सबके लिए रखी गई है। लेट मी जस्ट गो फॉर दैट पेज। थोड़ा सा बहुत बड़ा है ये एक्चुअली। देखो एग्जामिनेशन फीस जो है यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है ऑनलाइन फॉर ईच पोस्ट इज एज अंडर पोस्ट एंड कैटेगरी एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव, जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 1000 रुपीज आपकी एग्जामिनेशन फीस रखी गई है और आपके कुछ चार्जेस वगैरह लगेंगे। देन एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। इन लोगों को जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। ओके, ये सारी चीजें हैं। पिछली बार आई थिंक लेडीज को यहाँ पे फीस नहीं थी, मुझे जहां तक याद आ रहा है नहीं थी, बट यहाँ पे मांगा गया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये सारी चीजें। अब आगे देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटीज जो है आपकी बड़े बड़े सिटीज में ही आपका ये एग्जाम होता है। ऐसे मत समझना कि टीसीएस एग्जाम ले रही है तो आपके खुद के सिटी में ही एग्जाम हो जाएगा, नहीं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी ऐसा ही होगा। बहुत चुनिंदा, जैसे यहाँ पे स्टेट में बहुत बड़े बड़े सिटीज होते हैं, जैसे मैं कहूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर और पुणे, बस ये 3 ही यहाँ पे सिटीज है जहाँ ये एग्जाम होता है। तो पिछली साल नागपुर के जो हमारा महाराष्ट्र वाला नागपुर का सेंटर है वो फुल पूरा का पूरा पैक था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नागपुर ही जो है सिटी पहला प्रेफरेंस दिया था।
देन एप्लीकेशन जो है नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेकेंड स्टेज के लिए कुछ इस तरह से है कि 4 सिटीज यहाँ पे दी गई है, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, माने पूरा इंडिया कवर कर रहा है। नॉर्थ में दिल्ली एनसीआर में एग्जाम होगा, ईस्ट में आपका कोलकाता में, वेस्ट में आपका मुंबई में और जो साउथ में आपका चेन्नई में, बस यही एग्जामिनेशन सेंटर दी गई है। लेकिन अगर एग्जामिनेशन सेंटर में यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि भाई अगर लोग नहीं ज्यादा आते हैं तो डायरेक्टली दिल्ली एनसीआर में ही आपका एग्जाम होगा, CBT 2। बट ये ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता और दिल्ली में ही आपका पेपर होगा फॉर CBT 2। और व्हाट अबाउट साइको, तो साइको के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको दिल्ली ही जाना पड़ेगा। ओके, साइको एग्जाम के लिए आपको दिल्ली ही जाना पड़ेगा। ये कुछ इस तरह से है। देन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मेरी तरफ से रह चुका होगा तो उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। मैंने सब कुछ हाईलाइट कर रखा है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज विल बी अंडर यूआर कैंडिडेट और AWS कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स यहाँ पे जरूरी है, माने 100 में से 40% मार्क्स अगर आते हो तो आप क्वालिफाई हो फॉर सेकंड स्टेज। देन SC OBC NCL के लिए 30%, ST के लिए 25%। ओके, लेकिन नोट यहाँ पे ऑब्टेनिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन CBT विल नॉट बी कंफर्म एनी राइट फॉर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज द सेम। ओके, विल डिपेंड अपॉन द मेरिट पोजीशन। तो यहाँ पे कोई, लेकिन हाँ मिनिमम क्वालिफाई इतना होना चाहिए, इससे कम होगा तो आप इस एग्जाम को भूल जाइए। और यहाँ पे कट ऑफ लगेगा, उस कट ऑफ को कंसिडर करके आप CBT 2 में जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर 40% मार्क्स अगर है तो आप CBT 2 में जा रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस क्वालिफाई हो जाओगे, ऐसा है यहाँ पे। ओके, आपका पेपर जो होगा वो 2 लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। कोई दूसरी लैंग्वेज यहाँ पे, तो क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली इन केस ऑफ एनी डिफरेंस डिस्क्रिप्शन। ओके, इंग्लिश वर्जन विल बी कंसिडर। तो ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे आप अगर पेपर देते हो तो मराठी लैंग्वेज में, जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं वो मराठी लैंग्वेज में एग्जाम देना प्रेफर करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इंग्लिश या हिंदी में ही आपका पेपर होगा। ठीक है, ये सारी चीजें है। और जो आपका CBT 2 होगा वो टोटल 120 क्वेश्चंस का होगा, यहाँ पे दिया गया है, सारी चीजें यहाँ पे हमने क्लियर कर दी है। ओके, इसके बाद भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो वीडियोस आते रहेंगे, आप लोगों को फॉर्म फिलअप कैसे करना है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें मैं बताती रहूंगी। डोंट वरी अबाउट इट, ये फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, प्लीज आप थोड़ा सा टाइम निकाल के फुल नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना। बिटवीन द लाइन्स कोई पॉइंट है तो वो भी अच्छे से पढ़ना, मुझे भी बताना अगर कुछ छूटा है मेरे से। एंड यहाँ पे आप लोगों का जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCL है वो पूरा सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, आप उसमें CBT 1 में भी बहुत अच्छा स्कोर करोगे और CBT 2 में भी स्कोर करोगे। ये सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की कर दी जाएगी, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।